ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके तीसरे संस्करण में आज सुनिए विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधार। This is Akashvani. News Services Division presents special series Seva Parv. Let's listen to the third episode, Infrastructure Reforms for Viksit Bharat. आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे। साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। ये नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। Very special guests. We have with us Ms. Jaya Verma Sinha, former chairperson of the Railway Board, and Shri K.V. Prasad, political analyst. Welcome to the special discussion. Thank you. निश्चित तौर पर पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। ये भारत को विकसित भारत 2047 के सपने की ओर अग्रसर कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद दो बेहद खास मेहमान हैं, जैसा कि वैभव ने बताया, और हम चर्चा करेंगे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर। Roads and highways infrastructure. In the last 11 years, the Modi government has undertaken a number of initiatives to enhance and strengthen the national highways network in the country. National highway construction is at its fastest pace ever, and daily road building speed has tripled. Today, 34 kilometers of the highway is being built on daily basis. The ministry's investment on road infrastructure has increased by 6.4 times. National highway network has grown by 60%, rising from 91,287 kilometers in 2014 to over 1,46,000 kilometers in March 2025. The length of 4-lane and above national highways, excluding high-speed corridors, has increased by 2.5 times. The Indian road infrastructure is truly undergoing a transformation, and at the heart of this is the Bharatmala Pariyojana, which aims to connect industrial corridors, ports and rural regions to ensure seamless transportation of goods and services. Initiatives like Pragati, PM Gati Shakti National Master Plan and National Logistics Policy have been instrumental in bringing the humongous change in India's road story over the past 11 years. Some of the iconic projects inaugurated over the past few years include Atal Tunnel, the world's longest highway tunnel above 10,000 feet, Eastern and Western Peripheral Expressway, Bogiebeel Bridge in Assam, Dola Sadia Bridge in Assam, which is India's longest bridge with a length of 9.15 kilometers, Sonmarg Tunnel in Jammu and Kashmir, and so on. To ensure seamless movement of traffic through toll plazas, FASTag has been successfully implemented. केवी प्रसाद जी, बीते वर्षों में अगर हम हाईवेज की बात करें, एक्सप्रेसवेज की बात करें, तो बड़ा बदलाव हुआ है।
इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं आप? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में बात रखी कि 2047 एक विकसित भारत का जो परिकल्पना है, उसको अगर आप देखें तो 2 दशक के लगभग हमारे पास कार्यकाल है, जिसमें कि आपको विकसित भारत के मुकाम पे पहुंचना है। तो ऐसे में बुनियादी जो ढांचा है, खासकर सड़क, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक उदाहरण दूं, सन 2000 के आसपास जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने भारत जोड़ो एक स्वर्णिम चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल, उन्होंने कहा था कि सड़कें नहीं हैं हमारे देश में जो चारों कोनों को जोड़ सके। तो वो जब परिकल्पना की थी तो काफी उस पर बहस भी हुई थी, लेकिन कई राज्यों में जहां नीतिगत सुधार बहुत जल्दी कार्यान्वित हुआ, आंध्र प्रदेश में काफी तेजी से विकास हुआ और लोगों ने ये बात स्वीकारा कि आवागमन के लिए न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि सामान, माल ढुलाई, सब कुछ। और चूंकि भारत में एक तरह से कंपटीशन था कि पहले सिर्फ रेलवेज ही फ्रेट का मेन जो डेडिकेटेड कॉरिडोर होता था जो हमारे पास, उस साधन के साथ कंपटीशन में अगर उतरा तो रोड ट्रांसपोर्ट को माना गया। और आज रेलवे और दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है जो कि विकास की गति को दिखाता है। Ms. Jaya Varma Sinha, former chairperson of the Railway Board. Ma'am, you have been at the forefront leading an organization which is one of the biggest in the world, one of the largest employers. It is truly one of the main factors of the backbone of India becoming a superpower by 2047. What are your views on the transformative journey which India's infrastructure has gone through, the roadways, the highways, of course, and the railways? We understand that a country's development hinges on its logistics sector in a very big way. And whether it is transporting people or whether it is transporting goods, it is the requirement of the country that it is done in an economical and an efficient manner. And so the synergy between all the sectors that are involved in transport, which is roadways, railways, airways, waterways, everything it requires to be interconnected, to be having seamless multimodal interconnectivity, and they should be ready to meet the capacity requirement of a growing country, of a country which is aspiring to be a Viksit nation by 2047. And so for that, the logistics sector is extremely crucial, and that is why if we talk specifically of the railway sector, there has been an unprecedented growth and the capacity building is going on at an unprecedented scale. And if we just sum it up in one small little way, we can say that we are adding the network of a small country every year. जया जी, इसी पर आगे बढ़ते हुए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जैसे कि आपने बात की, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उदाहरण हमारे पास साबरमती में मल्टी मॉडल हब बन चुका है। वो किस तरीके से नजीर बनता है और आगे विकसित भारत की दिशा में इस तरीके के स्टेशन हमें कितना आगे बढ़ाते हैं, हमारी रफ्तार को कितना आगे बढ़ाते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो भी हमारे पैसेंजर हैं वो जाहिर है कई मोड इस्तेमाल करते हैं अपने घर से। नॉर्मली हर व्यक्ति किसी रोड से एक स्टेशन तक पहुंचता है, या मेट्रो से स्टेशन तक पहुंचता है, या बस से स्टेशन तक पहुंचता है, उसके बाद स्टेशन से किसी और स्टेशन डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, उसके बाद फिर कुछ एक और छोटा सेगमेंट रोड से जाता है। तो ये सारा जितना चेंज ओवर है इन बिटवीन मोड्स उनके एक पूरी यात्रा के लिए, वो जितना सुगम हो वो उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी अब स्टेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं, रीडेवलपमेंट हो रहा है, अमृत भारत स्टेशन के तहत एक स्कीम है जिसमें कि भारतीय रेल के जितने भी स्टेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें ज्यादा लोगों का आवागमन है, 1300 से अधिक को ऑलरेडी ले लिया गया है इस रीडेवलपमेंट के लिए। उसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है उसके रीडेवलपमेंट में। कि एक शहर जो है, आप अगर किसी शहर के मूवमेंट प्लान को देखेंगे तो किसी ट्रैक को पार करने के लिए बहुत बड़ी बॉटलनेक्स हो जाती है और किसी स्टेशन को अप्रोच करने में भी बहुत बड़ी बॉटलनेक होती है। तो इसलिए अगर उस शहर में मेट्रो है तो ये इंश्योर करना कि मेट्रो की कनेक्टिविटी उस स्टेशन पर हो। मेट्रो से निकल के भारतीय रेल के प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं हो, आपको अंदर से एक कनेक्शन मिल जाए। आप अगर बस से आ रहे हैं तो बस आपको सीधा टर्मिनल पर पहुंचा दे, या आपको बस तक जाने के लिए आपको रोड क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिजेस मिल जाएं जो कि सीमलेस कनेक्टिविटी हो। तो जितने भी ये रीडेवलपमेंट के प्लान है उसमें ट्रैफिक को ध्यान रखा गया है, स्टेशन का ट्रैफिक, रोड ओवरब्रिजेस, और एक शहर की कनेक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल ट्रैफिक पैटर्न को भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और बॉटलनेक्स को हटाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी,
इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास. Railways and freight corridors. Indian Railways has continued its transformative journey, marking a new era of modernization and progress. Railways budget has increased by more than 9 times since 2014. The Railways have introduced world-class trains such as Vande Bharat, Amrit Bharat and Namo Bharat Rapid Rail. 152 Vande Bharat services are currently operational in the country. Amrit Bharat Station Scheme has been launched to modernize railway stations across the country, enhancing passenger amenities and multimodal connectivity. Over 31,000 kilometers of new tracks have been laid since 2014. Over 45,000 kilometers of tracks have been renewed since 2014. Indian Railways is moving towards achieving 100% electrification of the tracks by the end of this year. Presently, over 98% of the broad gauge network has been electrified. 100% LED lights have been installed at railway stations. Indian Railways is replacing its fleet with more safe and secure LHB coaches. To prevent train accidents, indigenously developed Kavach system have been deployed on key routes. The railways have also achieved some major milestones in building iconic bridges. Chenab Bridge, which is the highest railway arch bridge, Anji Bridge, which is India's first cable-stayed rail bridge, and New Pamban Bridge, India's first vertical lift rail-sea bridge, are some of the success stories. For the first time, Mizoram in northeast and Srinagar in Kashmir Valley are now connected with the rest of India by rail. The progress made since 2014 has reaffirmed Indian Railways' vision of becoming a world-class transportation network. KV Prasadji, how has Railways reimagined their services, not just infrastructure? And if you can tell us some numbers, if you can tell us what changes truly have been brought in by the government in terms of not just improving the stations, not just improving the quality of the railway services, but also the fact that now we are manufacturing those same components and the engines in India only. I can say railways as a person, there is something called romance of railways. Traveling by railways has its own fun. True. And imagine it's a lifeline for India. People move railway, whether we like it or not. Okay, in the middle class level, people have moved to the civil aviation sector for transportation, but yet a large segment of our society depends on railways for a daily usage, connecting to intercity. In a city like Delhi, people coming from neighborhood towns, they take a train in the morning, come to Delhi, work and take a train back to their homes. And they travel Monday to Saturday, they're on trains. For them it's life, the extension of their homes. It's important, I think ma'am did refer to it, the reimagination of railways in terms of passenger facilities. You and I also feel that, okay, I'm a paying passenger, I should get a better benefit. Value for money is what people look for. It's no longer just quality of service is important, because all of us want to say, okay, if I'm paying for a facility, I should get that facility. And Railways also does realize that it has a mix of passengers. The passengers who come, a mix of users. People who are willing to pay a high end. At the same time, there are people who come from a very, very ordinary segment who cannot afford those. They just use it for basic transport. So it has to cater on a daily basis. Imagine on a daily basis to a large component and large segment of our society, which I think is really a humongous task. Ma'am, I'll redirect the question to you. How has Railways contributed to India's dream of becoming a superpower? I would put a context and numbers to what Mr. Prasad said. First, if we talk of the numbers, more than 20,000 trains a day. Every single day, Indian Railways runs more than 20,000 trains. And we carry more than 2 crore passengers every single day. So that is the sheer volume of traffic that is being catered by the 68,000 route kilometer network which is there in the country. Even then, the capacity required and the demand of the country is much more. And therefore, the requirement to increase the investment into the railway sector and ensure that we build capacity ahead of demand. That's the entire short goal of the Indian Railways and the Government of India, that we have capacity ahead of demand. And for that, if you see the kind of investment which has gone in railway sector, it has grown by 9 times. And in the past 3 years alone, the kind of capex which has been pledged into the railway sector has been 6.5 lakh crores.
and it has been spent. Every single penny has been spent. And therefore, the speed of investment into all these things is bringing about a transformation, and we hope that soon enough we will be able to meet that goal of building capacity ahead of demand. But talking specifically of the logistics sector and the cargo, which is extremely crucial for the economy of the country, the dedicated freight corridors. The two dedicated freight corridors which are already in place, the eastern and the western dedicated freight corridors, simply put, the kind of time saving which is happening. The transit time has reduced by more than half. For example, I'll give you just a short example of what was carried from the northern India hinterland to the western ports. It is all EXIM traffic, which is very, very time-sensitive cargo. And it used to take anything from 7 days to 10 days to go from North India to the western ports. Today, it is going in less than 48 hours. It is reaching in 48 hours. So that is the kind of advantage you have from the dedicated freight corridors coming in place. So the economic corridors which have been identified for the entire nation are going to transform the way logistics and the goods are carried across the country. बिल्कुल जया जी, जैसा कि आपने बताया कि 2014 से पहले डीएफसी का दायरा 0% तक था, लेकिन अब 96% मेरे ख्याल से काम पूरा हो चुका है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बुनियादी ढांचा रेलवे में अगर हम दक्षिण में देखें तो पंबन ब्रिज, उत्तर में देखें तो चेनाब ब्रिज, जंजी ब्रिज, वेस्ट में बात करें तो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में 4 राजधानियां भारतीय रेल के नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। बीते जो दशक है इसमें इतनी रफ्तार कैसे आई कि हम अपने पूरे जो अधोसंरचना है उसे इतना मजबूत कर सके कि हम कई अपने प्रोजेक्ट्स को सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, उसका उद्घाटन भी हुआ और उस पर अमल भी हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम फोकस है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा कमिटमेंट है कि टाइम ओवररन को बचाना है और जो प्रोजेक्ट है उसको अपने कंप्लीशन तक हर हालत में पहुंचाना है। उसी का नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी परेशानियां आती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, बहुत से अवरोध आते हैं रास्ते में, बहुत से लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो बहुत से जियोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं, पैसे की जरूरत होती है। तो ये इस तरह के जितने भी अवरोध एक प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए आते हैं वो गवर्नमेंट ने एक फोकस तरीके से उसको एड्रेस किया है। और ये सिर्फ रेलवे सेक्टर के लिए नहीं है, ये रोड के लिए भी है, एयरपोर्ट के लिए भी है, वाटरवेज के लिए भी है, हर तरह के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए है। सारा जो इंटीग्रेशन एक डेवलपमेंट का है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक होती है। प्रधानमंत्री खुद भी प्रगति नाम की एक मीटिंग होती है जिसमें कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं, जितनी भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी कंसर्न स्टेट्स हैं, उनके चीफ सेक्रेटरीज को साथ में लेके प्रधानमंत्री खुद रिव्यू करते हैं। सो विद दैट काइंड ऑफ अ फोकस कि आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है। बल्कि आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि ये जान के कि ये प्रगति का रिव्यू आने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर सारी प्रॉब्लम्स आपस में बैठ के फटाफट रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू हैव अ प्रॉब्लम स्टक ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट कि आपने आपस में बात की, आपने क्या उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई मेहनत की। तो उस वजह से कि ये रिव्यू होने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही हैं। आज देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। Aviation and regional connectivity. India's aviation sector has been soaring to new heights, recording unprecedented growth on the back of rising demand and proactive government policies. Over the last 11 years,
The government has placed special emphasis on making air travel more accessible to the common citizen through regional connectivity and large-scale infrastructure. The number of operational airports has grown remarkably from just 74 in 2014 to 160 by March 2025, creating an extensive network. The domestic air passenger traffic more than doubled to 22 crore in 2024. The country set a new record when over 5 lakh passengers took to the skies in a single day. A cornerstone of this progress has been the regional connectivity scheme UDAN, that is, Ude Desh Ka Aam Nagrik. Since its launch in October 2016, UDAN has successfully operationalized 625 routes and connected 88 airports, enabling millions of first-time flyers to access affordable air travel. Services like Digi Yatra, which facilitate paperless and contactless processing of passengers using facial recognition technology, have eased the air travel experience in India. The sector also witnessed a landmark regulatory reform with the enactment of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam 2024, which replaced the colonial-era Aircraft Act of 1934. Together, these developments underline India's ambition to build a world-class aviation sector that is inclusive, future-ready and integral to the vision of the Viksit Bharat by 2047. हम बात करेंगे रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में, उड़ान योजना के बारे में, क्योंकि आज से अगर एक दशक पहले की हम बात करें तो सीमित एयरपोर्ट की संख्या थी। आज देश में 2014 के मुकाबले कई गुना एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। तो केवी प्रसाद जी, आपसे ही शुरू करते हैं। उड़ान जैसी योजना नागरिक उड्डयन के मामले में कितना विस्तार मिला है, एयर कनेक्टिविटी कितनी मजबूत हुई है बीते एक दशक में? जैसे आपने कहा कि दशक में 2014 के लगभग करीब 70 के आसपास हमारे देश में एयरपोर्ट्स थे, तो करीब 160 के आसपास कहते हैं पहुंच गई है। कुछ एयरफील्ड्स जो है जो एक्टिवेट की गई हैं, जो कि अंडर यूटिलाइज थे, कैपेसिटी कम थी लेकिन अंडर यूटिलाइज भी थे या बिल्कुल अनयूटिलाइज थे। जैसे दिल्ली के पास ही आप देखिए एक हिंडन एयरपोर्ट डेवलप हुआ है जहां से आप उड़ान की ज्यादा फैसिलिटीज हैं, और आज की तारीख में कई बड़ी शहरों की भी कनेक्टिविटी दी गई है। और वो ना सिर्फ तीसरा जब जेवर का एयरपोर्ट आएगा वो तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन दिल्ली का एक तो जो दिल्ली के ऊपर प्रेशर था वो ईज करेगा और आसपास के लोगों को भी समस्या कम होगी। उड़ान की जो परिकल्पना की गई वो कहते हैं कि करीब 3.5 करोड़ पैसेंजर्स ने इसका अब भी लाभ लिया है, क्योंकि कम पैसों पे, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा जी हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं। हवाई चप्पल का समस्या की बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो कि जिंदगी में शायद पहली बार ही हवाई जहाज की ओर बढ़े, और ऐसे कई सारे लोगों ने किस्से कहानियां साझा की हैं सोशल मीडिया में अगर कभी देखें तो। KV Prasad ji, what do you feel have been the changes in the policy framework, in the administrative segments? How all these changes on the ground were possible? Well, I think the first change I recall was in the 90s when we opened up our economy. And I remember when the first time there was a very famous statement by the then civil aviation minister. There was a major problem with Air India or Indian Airlines, which were a public sector undertaking at that point of time. So the minister was asked this question, what are you doing to solve this issue? So he said, I'm a minister of civil aviation, not of Air India or Indian Airlines. So at that point of time, not many people understood, because open skies policy came in at that point of time. But it took a long time to remove it had a longer gestation period, because the mindset had to change, not just among the lawmakers, but also the policy drafters and the bureaucrats to understand what an open sky policy means. And your referral to allowing routes, there are bilateral agreements with countries you have. You allow X number of flights on passenger carrying capacity of aircraft, you have a reciprocal arrangement. Whether you are able to use them or not depends on your infrastructural issues, like the number of planes you must have to transport. If one particular airline has 7 flights a week connecting Delhi or major cities of India, are you in a position to run the 7 flights equally? You not just need planes, you need pilots, you need airports, you need everything. The infrastructure goes into it. आजादी से लेकर 2014 तक ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी, लेकिन हमने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हमने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, उड़ान योजना के जरिए सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है।
उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। Urban transport and metro networks. The country has witnessed a historic expansion in metro train infrastructure over the past 11 years, setting global benchmarks in urban mobility and smart city development. India's metro network has grown from just 248 kilometers across 5 cities in 2014 to 1,013 kilometers and is operational in 23 cities as of May 2025, making it the third largest in the world behind only China and the USA. Daily ridership increased fourfold from 28 lakh in 2014 to over 1.12 crore, reflecting the transformative impact on urban commuting. The pace of metro construction accelerated from about 0.68 kilometers per month before 2014 to approximately 6 kilometers per month now, a 9-fold jump. India has set up 4 advanced facilities for manufacturing metro coaches, producing over 2,000 coaches domestically in recent years and supporting the Make in India program. Major metro systems now incorporate solar-powered stations, driverless trains and green technologies to enhance sustainability. Newly approved projects include the Bengaluru Metro, Thane Metro, Pune Metro and the Phase 1B of Lucknow Metro, further improving connectivity and urban mobility. India currently has 1,018 kilometers of metro lines under construction, which will double the network within 5 years as per Budget 2025 projections. The Namo Bharat RRTS trains have started operations on the Delhi-Meerut corridor with the full 82-kilometer schedule for inauguration soon, marking a major leap in intercity transit. Metro projects are transforming urban landscapes, reducing congestion and improving air quality in major cities. India ranks ahead of Japan in metro rail network length and is set to become the country with the second largest metro system globally. जया जी, जो मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है देश में, जो 23 से ज्यादा शहरों में अब मेट्रो कनेक्टिविटी हो चुकी है देश के, तो इस तरह की कनेक्टिविटी से कितना फायदा जो लोकल लोग हैं उन लोगों को मिलता है, और इसे बनाने में तमाम चुनौतियां भी आती हैं क्योंकि जमीन अधिग्रहण से लेकर हर एक बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को बीते दशक में सरकार ने किस तरीके से टैकल किया है, क्योंकि इसमें सभी की मदद की जरूरत होती है, मंत्रालयों की आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। मेट्रो में सिर्फ मंत्रालय ही नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है। कोलकाता मेट्रो को छोड़ के, कोलकाता मेट्रो भारतीय रेल द्वारा बनाई गई है और बनाई जा रही है। बाकी उसके बाद से जितनी भी मेट्रो आई हैं, चाहे वो दिल्ली की मेट्रो हो या किसी भी और शहर की मेट्रो हो, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है। ये स्पेसिफिकली इसलिए किया गया है जिससे कि जो लोकल गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में आसानी रहे और दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहे इन दी सक्सेस ऑफ अ मेट्रो स्कीम। सो ये पैकेज जो है, बाय इन्वॉल्विंग द लोकल स्टेट, जो कि एक एक्चुअल फिजिकल स्टेक होल्डर है इन द कंप्लीशन ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट, उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। और उससे ये अगर आप देखेंगे जितने भी ये 23 मेट्रोज ऑलरेडी बन रही हैं, उन्होंने काफी गति पकड़ ली है। और ये हमारे जितने भी अगर आप शहरों का डेवलपमेंट देखेंगे, सारे शहर जो है वो ट्रैफिक की वजह से कंजेस्ट होते चले जा रहे हैं। जब तक हम एक अच्छा, कन्वीनियंट और आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को नहीं देंगे, हमारे जो शहर हैं वो चोक होते चले जाएंगे। और मेट्रो एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधन है जो कि सुलभ है, आरामदेह है और स्विफ्ट है। आपको कोई कहीं पे भी समय आपका बर्बाद नहीं होगा। अगर आप दिल्ली का ही एक सिंपल एग्जांपल ले लें, आपको अगर रोड से उसी या बस से किसी भी चीज से एक जगह से दूसरी जगह जाना है और कोई 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का सफर है, तो अगर आप सरफेस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो आपको 1 घंटे से ऊपर कुछ भी लग सकता है, मिनिमम 1 घंटा इन पीक आवर्स। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो आप 10-15 मिनट में आराम से पहुंच जाएंगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट इज देयर। एंड ये जब तक हम नहीं करेंगे इस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, तब तक हमारे रोड को हम कितना भी एक्सपैंड कर ले, वो हमेशा ही चोक होती चली जाएगी। दिल्ली में हमने सबसे पहले मेट्रो का काम शुरू किया। हमने अन्य शहरों में एयरपोर्ट, मेट्रो और अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर काम किया।
आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं, यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें। Institutional reforms. Wherein we discuss schemes like Pragati, wherein we discuss schemes like Gati Shakti and the National Logistics Policy, where we know that we're not just resolving disputes amongst the ministries or departments, but we're also making sure that there is a smooth connection between all the various factors in a whole transport segment or a transport industry. How has that come across? The Pradhan Mantri Gati Shakti concept is a very crucial concept in ensuring that we develop the kind of transport network that the country requires in a seamless, integrated manner. And the PM Gati Shakti portal is using the satellite imagery to generate a virtual map of the network of the country, and by this I don't just mean roads, railways, waterways, or some major airports. It talks of everything from forest cover to your local village roads, from your streams, from your topology, from the kind of soil that is there, etc., etc. It has more than 100 layers of details in which you can sit on your desktop and chalk out a plan for a new railway line, even where is a mine, where is a consumption center, where is a production center, and you can literally work out a tentative plan for the railway alignment or a road alignment, and after that you do a physical survey. So it saves time in even the planning of a new network. So with this kind of an integration, right from the planning stage to the implementation stage, the entire gamut of the life cycle of a project is covered. जी जया जी, बिल्कुल। केवी प्रसाद जी, निश्चित तौर पर विकास की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन अगर संक्षेप में आपसे जानना चाहें, प्रशासनिक सुधार की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं, ये कितना सहायक होते हैं किसी भी जो हाशिए पर रहे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए? कितना बीते दशक में आप संतुष्ट हैं उस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, एक तो जो यहाँ प्रगति और गति शक्ति की जो बात हुई है वो इसीलिए है कि लोगों को अंतिम छोर में जो खड़े हैं उनको वो सुविधा मिले जो अग्रिम छोर में खड़े, और उसी क्वालिटी की सर्विस मिले। दोनों में अंतर है, एक तो सर्विस मिलना और उसी क्वालिटी सर्विस मिलना। तो सफर अभी लंबा है, मैं ही नहीं कह रहा वहां पहुंच गए हैं, लेकिन उस दिशा पे चले हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है, अब हमें टॉप गियर में चलना है। We truly hope that India as a nation, the Vishwaguru and the leader it is, rises to the occasion, becomes the superpower that it is meant to be by 2047. It goes from strength to strength, developing the lives of each and every individual and paving the way for a better world for the whole of the globe that we live in. Thank you so much. विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधार। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नव विक्रम सिंह और वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। You were listening to the third episode of the special series Seva Parv, Infrastructure Reforms for Viksit Bharat. The participants were K.V. Prasad, political analyst, and Jaya Varma Sinha, former chairperson, Railway Board. Moderators were Vaibhav J. Srivastav and Nav Vikram Singh. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.